ओके, वेलकम आप सभी का। देखिए, आज अपन सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो फोटो पीरियडिज्म अपन पढ़ रहे थे उसको अपन फोटो इंड्यूस्ड फ्लावरिंग भी बोल सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग कुछ थ्योरीज हैं, वो भी मे भी कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो एक तो जैसे पिगमेंट शिफ्ट इफेक्ट होता है, उसका कनेक्शन तो होता है फाइटोक्रोम थ्योरी से, जो कि नॉर्मली हम बीएससी एमएससी क्लासेस में तैयार करते हैं कि जो फाइटोक्रोम्स हैं उसकी दो फॉर्म होती है, एक पी आर और एक दूसरी पी एफ आर। तो पी आर जो फॉर्म होती है वो रेड लाइट को एब्जॉर्व करता है और रेड लाइट को एब्जॉर्व करके पी एफ आर फॉर्म में चेंज होता है, जबकि पी एफ आर फॉर्म जो होता है वो फार रेड लाइट जो होती है उसको एब्जॉर्व करता है और उसको एब्जॉर्व करके वापस से पीआर के अंदर चेंज होता है। तो फाइटोक्रोम का जो शिफ्टिंग होता है, या फाइटोक्रोम एक प्रकार का लाइट को सेंस करने वाला पिगमेंट है। जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वैसे फाइटोक्रोम पिगमेंट है। तो पिगमेंट शिफ्टिंग भी एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि फाइटोक्रोम थ्योरी है कि फाइटोक्रोम की वजह से या रेड लाइट और फार रेड लाइट का जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनकी वजह से फ्लोरिंग है वो प्लांट्स के अंदर प्रभावित होती है। ऐसे ही दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है बनिंग्स हाइपोथेसिस। देखो, बनिंग्स हाइपोथेसिस का कनेक्शन है कि फ्लावरिंग के लिए बाहर से कोई सिग्नल जो है वो ज़्यादा जरूरी नहीं होता है। प्लांट्स के अंदर भी एक क्लॉक होती है जिसको अपन सर्केडियन रिदम बोलते हैं, जो 24 आवर साइकिल होता है ना, अप्रोक्सीमेट 24 आवर का साइकिल होता है। घड़ी हमारी एग्जैक्ट होती है 24 घंटे की, लेकिन जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती हैं वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती, वो लगभग होती हैं कि अराउंड 24 आवर्स की होती हैं। तो प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी एंडोजिनस क्लॉक्स चलती हैं जिनको अपन सर्केडियन क्लॉक्स रिदम्स बोल सकते हैं। तो प्लांट के अंदर जो फ्लावरिंग है वो रिदम से जुड़ी हुई होती है इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो रिदम है उसके दो फेज होते हैं। एक को अपन बोल सकते हैं फोटोफिलिक, जो लाइट को पसंद करता है, और एक होता है स्कोटोफिलिक, स्कोटो अपन अंधेरे को बोलते हैं। तो रिदम का यानी कि जो डे, रिदम का वो भाग जो डे के बराबर है वो लाइट को पसंद करता है, और रिदम का वो भाग जो नाइट के बराबर है वो अंधेरे को पसंद करता है। यानी कि पौधे में फ्लावरिंग के लिए जो सिग्नल चाहिए, यानी कि जैसे आप शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं, तो उनको जो भी सिग्नल चाहिए यानी कि जो ड्यूरेशन चाहिए वो ड्यूरेशन अगर उसी फेज में मिलता है, जैसे जिस समय पे प्लांट की जो घड़ी है वो फोटोफिलिक में चल रही है और अगर उसको उसी समय पे लाइट का जो सिग्नल चाहिए वो उसको मिलता है तो वो उसको रिस्पॉन्स देगा। ऐसे ही पौधे के अंदर इंटरनल घड़ी में जब अंधेरा चल रहा है उस समय पे प्लांट को अगर सिग्नल में भी अंधेरा मिलता है तो वो अंधेरे के अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स है वो देगा। यानी कि बॉडी से बाहर लाइट और अंधेरा होता है, लेकिन ये हाइपोथेसिस कहती है कि बॉडी के अंदर भी दिन और अंधेरे जैसा सिस्टम चलता रहता है और प्लांट उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स है वो देते हैं। तो ये बनिंग्स हाइपोथेसिस है जो कि टोटली जो एंडोजिनस क्लॉक होती है, जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती है उसके ऊपर बेस्ड है। ऐसे हम एक और कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, ये है कि जो फ्लोरिजन की खोज हुई थी वो भी इन्होंने की थी, कैजल चैंस ने, और इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में ये बताया कि जो प्लांट्स का फ्लोरिंग है वो फ्लोरिजन से प्रभावित होता है। कि जो फ्लोरिजन हार्मोन है ये पत्तियों में बनता है और बाद में फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होकर के जो एपिकल मेरिस्टेम होता है जहाँ पे वेजिटेटिव बड फ्लोरल बड में कन्वर्ट होती है वहाँ पे ये जाता है। तो इनका ये मानना था कि जो फ्लोरिजन है उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जिब्रेलिन्स होते हैं जिनको हम जो इंटरनोड का इलोंगेशन करने वाला हार्मोन है उसके रूप में जानते हैं। तो पौधे की जो लंबाई बढ़ाने का काम है वो जिब्रेलिन्स करते हैं। फ्लोरिजन का दूसरा जो पार्ट है उसमें जो कंपाउंड्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं एंथेसिन्स, और उनका काम होता है फ्लावर को फॉर्मेट करना या फ्लावर को बनाना।
तो जब जैसे मान लो कि किसी पौधे में फ्लावरिंग होता है तो उसमें पुष्पक्रम बनता है, तो पुष्पक्रम है वो नॉर्मल तने से ज़्यादा लंबा होता है, उसकी ग्रोथ भी फास्ट होती है, तो वो काम तो जिब्रेलिन्स करते हैं। और वहाँ पे एक्चुअल जो फ्लोरल स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो सारे काम एंथेसिन्स करते हैं। वैसे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जिब्रेलिन और एंथेसिन दोनों मिलाकर के फ्लोरिजन कहलाते हैं। और फिर इन्होंने ऐसा भी बताया कि जो लॉन्ग डे कंडीशन होती है वो लॉन्ग डे कंडीशन जिब्रेलिन्स के बनने को प्रभावित करती हैं, यानी कि पॉजिटिवली अफेक्ट करती हैं, जबकि जो शॉर्ट डे कंडीशंस हैं वो फ्लोवर का जो बनना है, यानी कि जो एंथेसिस होती है या जो फ्लोरल डेवलपमेंट है उसको पॉजिटिवली प्रभावित करते हैं। तो फ्लोरिजन से कोई क्वेश्चन हमें मिल सकता है, क्लॉक से कोई क्वेश्चन हमें मिल सकता है। तो थ्योरीज के रिलेशन के अंदर भी हमारा जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर होना चाहिए कि मे भी कोई ऐसा इस लेवल का क्वेश्चन हो तो हमें दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अब हम पर्टिकुलर जो फाइटोक्रोम है उसके बारे में समझेंगे कि फाइटोक्रोम से कुछ इश्यूज है वो हमारे क्लियर होने चाहिए कि मे भी कोई क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है। देखिए, अभी आप एक फिगर जो देख रहे हैं उस फिगर में हमने दो प्रकार के सीडलिंग लिए हैं। और पहला जो सीडलिंग है वो हमने अंधेरे में रखा था, यानी कि बीज को जब जर्मिनेट किया तो हमने उसको लाइट नहीं दी, यानी कि ये डार्क में रखा हुआ है। तो डार्क में जो सीडलिंग ग्रो करते हैं उनको अपन बोलते हैं इटियोलेटेड। इनकी विशेषता होती है कि ये लंबे होते हैं, पतले होते हैं और क्लोरोफिल इनके अंदर डेवलप नहीं होता है। ओके, एक बार के लिए आप केवल इतने से फिगर को कंसिडर करो। इसमें जैसे ही बीज ने जर्मिनेट करके सीडलिंग बनाया तो सीडलिंग के अंदर जैसे हाइपोकोटाइल है वो लंबा हुआ, ये दुबला पतला होके एक्सिस इसकी लंबी हुई, तो इसमें चेंज हुआ और जो भी चेंज हुआ वो अंधेरे के रिस्पॉन्स में हुआ। तो हम इसको बोलते हैं स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस, यानी कि डार्क के लिए होता है स्कोटो और मॉर्फोजेनेसिस का मतलब है कि बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हुआ, इटियोलेटेड कंडीशन के अंदर इसका डेवलपमेंट हुआ। तो अंधेरे में जो डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं अपन स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, दूसरी साइड में जैसे कि हमने दूसरा सीडलिंग लिया और उसको हमने लाइट दी, यानी कि उसको हमने लाइट में ग्रो कराया इन लाइट। तो लाइट में ग्रो कराने पे पौधे की लंबाई है वो कम रहती है और वो स्टॉकियर जैसा हो जाता है, यानी कि उसकी लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ती है और पौधा छोटा रह जाता है। उसका डायमीटर है वो भी ज़्यादा मोटा होता है, पतला नहीं होता है, वो डायमीटर उसका ज़्यादा होता है। तो यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है वो लाइट के रिलेशन में हुआ है, तो इसको अपन बोलते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस। अब देखो, आपके दिमाग में ये चीज़ हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि चाहे स्कोटो हो, यानी कि अंधेरे के रिस्पॉन्स में जो हुआ है, चाहे फोटोमॉर्फोजेनेसिस हो, दोनों में ही फाइटोक्रोम काम करते हैं। फाइटोक्रोम वर्क करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि लाइट में जो होता है उसी में फाइटोक्रोम काम करते हैं। अंधेरे से जुड़े हुए जो रिस्पॉन्सेज होते हैं या जो स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस होते हैं उसके अंदर भी फाइटोक्रोम्स हैं वो काम करते हैं, यानी कि अंधेरे का डेवलपमेंट और लाइट का डेवलपमेंट दोनों के पीछे प्लांट के अंदर जो पिगमेंट है वो एक ही होता है, फाइटोक्रोम होता है। क्योंकि फाइटोक्रोम की दो इंटरचेंजेबल फॉर्म्स होती है जो एक एक करके जो रेड लाइट होती है, फार रेड लाइट होती है, उसको रिस्पॉन्स देते हैं। देखिए, इसके बाद में हम फाइटोक्रोम के रिलेशन में कुछ चीज़ों को समझते हैं कि फाइटोक्रोम एक पिगमेंट है लेकिन इसके साथ में प्रोटीन भी होती है। तो एक प्रोटीन पिगमेंट है, यानी कि प्रोटीन और पिगमेंट का मिक्सअप होता है। और अगर हम बाई कलर बात करें तो ये ब्लू कलर का प्रोटीन पिगमेंट होता है। और मेनली जो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं, अगर बॉडी के अंदर हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो एपिकल मेरिस्टेम के अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो प्लांट के अंदर हालांकि पत्तियों वगैरह में हर कहीं पे आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है
वो एपिकल मेरिस्टेम की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर होता है। अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो लगभग 125 किलो डाल्टन की एक प्रोटीन पिगमेंट सिस्टम होता है। अब देखो इसके दो फॉर्म हैं, एक PR फॉर्म जो कि रेड लाइट को सोखता है, और जैसे ही रेड लाइट को सोखेगा तो वो रेड लाइट को सोख के PFR फॉर्म में चेंज होता है। और पर्टिकुलर जो वेवलेंथ काम में आती है वो 650 से 680 नैनोमीटर की लाइट होती है, जो कि विजिबल लाइट का जो रेड लाइट स्पेक्ट्रम होता है उससे बिलोंग करता है। तो फाइटोक्रोम का जो PR फॉर्म है ये रेड लाइट को सोख के PFR में चेंज होता है। उसी प्रकार से जो PFR फॉर्म है ये फार रेड लाइट जो कि लगभग 710 से 740 नैनोमीटर की लाइट होती है उसको सोख के वापस PR में चेंज होता है। तो ये दोनों फॉर्म आपस में इंटरचेंज होती है। PFR में चेंज हो सकता है, FR वापस R में चेंज हो सकता है, यानी कि ये इंटरचेंजेबल है। तो पिगमेंट एक ही होता है लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी लाइट मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म्स आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। इसके बाद में जब आपको कोई भी आंसर देना है तो वहाँ पे आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा या फाइटोक्रोम से जुड़ा हुआ जो भी रिस्पॉन्स हम आंसर में देना चाहते हैं वो रिस्पॉन्स डिपेंड करता है कि फाइनल रेड लाइट के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि फाइनल का मतलब लास्ट बार, फाइनल का मतलब होता है लास्ट टाइम। तो एक बार रेड लाइट दी, एक बार फार रेड लाइट दी, फिर रेड दी, फिर फार रेड दी, फिर रेड दी, तो लास्ट में जो रेड लाइट दी जाती है उसके अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स हैं पौधे के अंदर, यानी कि जो फाइटोक्रोम मेडिटेड रिस्पॉन्सेज होते हैं वो रेड लाइट और वो भी आखिरी रेड लाइट जो होती है उसके अकॉर्डिंग आते हैं। तो जब हम रेड लाइट की बात करते हैं कि रेड लाइट की वजह से रिस्पॉन्स आते हैं, तो रेड लाइट तो हमारे फाइटोक्रोम को PFR फॉर्म में चेंज कर देती है। यानी कि फाइटोक्रोम मेडिटेड जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं वो PFR फॉर्म की वजह से होते हैं, ना कि PR फॉर्म की वजह से। तो दो तीन चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ब्लू प्रोटीन पिगमेंट सिस्टम है, एपिकल मेरिस्टेम्स में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, इंटरचेंजेबल फॉर्म्स हैं, लेकिन जो PFR फॉर्म है ये एक्टिव फॉर्म होती है, क्योंकि रेड लाइट से रिस्पॉन्स है वो फाइनली आता है। तो रेड लाइट से जो बनता है इसका फॉर्म वो PFR है। तो जितने भी फाइटोक्रोम के रिस्पॉन्स अपन एज एग्जांपल लेते हैं या कोई भी क्वेश्चन में करना होगा ना, तो वहाँ पे मेन पिगमेंट कौन सा होता है, PFR होता है। देखिए इसके बाद में हम एक छोटा सा सेक्शन इसमें ऐड करेंगे और वो है फोटो स्टेशनरी फेज। फोटो का मतलब लाइट से होता है, स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स, जो स्टेबल हो जाता है, जिसमें ज़्यादा चेंज नहीं आते। तो फाइटोक्रोम के जो दोनों फॉर्म्स हैं उनके रिस्पॉन्सेज की वजह से फोटो स्टेशनरी फेज किस प्रकार की होती है या उसमें फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हमारा PR फॉर्म होता है वो रेड लाइट को सोखेगा और वो PFR में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर आपके पास 100% PR फॉर्म आपने लिया है तो वो कभी भी 100% PFR में कन्वर्ट नहीं होता, यानी कि सारा का सारा PR कभी भी टोटली PFR में कन्वर्ट नहीं होता। मैक्सिमम 85% ही ये कन्वर्ट होता है। यानी कि हम चाहें कि हमारे पास जितने भी PR फॉर्म्स हैं वो सारे ही PFR में कन्वर्ट हो जाएं और ये वैल्यू 100% कन्वर्जन आए, ऐसा नहीं होता है। 85% ही होता है। वो भी कब, जब हम उसको 100% रेड लाइट दें, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट देते हैं कि उसमें रेड लाइट के अलावा दूसरी लाइट नहीं होनी चाहिए, तो हम ऐसा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब जो हमारा PR फॉर्म है ये फार रेड को भी एब्जॉर्ब करता है, जैसे रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है वैसे बहुत ही थोड़ी मात्रा के अंदर ये फार रेड लाइट को भी सोखता है। इसलिए कभी भी जो वैल्यू है वो 100% नहीं हो सकती। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो PR फॉर्म है ये मैक्सिमम 97% हो सकती है और जो PFR फॉर्म है वो मैक्सिमम 3% हो सकती है। अगर हम
इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें कि आप रेड लाइट फार रेड लाइट दोनों मैक्सिमम थे, तो फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 97% पीआर फॉर्म एंड 3% पीएफआर फॉर्म की हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम ओनली रेड लाइट दें तो ओनली रेड लाइट देने पे पीआर फॉर्म है वो 20% और पीएफआर फॉर्म है वो 80% तक चला जाता है। क्योंकि रेड लाइट देती है पीआर है वो पीएफआर में कन्वर्ट होगा, लेकिन सारा कभी भी नहीं होता, तो 100% कभी भी नहीं हो सकता, पीआर बचा हुआ होता है, पीएफआर मैक्सिमम 80 तक जा सकता है। ऐसे अगर हम ओनली पीएफआर वो फार रेड लाइट देते हैं तो पीआर फॉर्म है वो 97% होती है और पीएफआर फॉर्म है वो ओनली 3% होता है। ठीक है, अब देखो हमने ये कहा था कि जो एक्टिव फॉर्म है या रिस्पॉन्स के लिए जो एक्टिव फॉर्म होती है वो होती है पीएफआर। तो एक्टिव फॉर्म को हम यहाँ पे 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 5 की वैल्यू अगर हमने ओनली रेड लाइट दी है तो वो है हमारा 80%, क्योंकि एक्टिव फॉर्म पीएफआर है, तो वैल्यू क्या आएगी 0.8, यानी कि 80% एक्टिव है हमारा पिगमेंट। दूसरी साइड में अगर हम ओनली फार रेड लाइट देते हैं तो हमारा पिगमेंट केवल 3% एक्टिव है, यानी कि 5 की वैल्यू आती है 0.03। तो 2-3 चीज़ें आती हैं, कभी भी कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होता है, दोनों ही पिगमेंट दोनों ही लाइट को सोखते हैं। आपको ध्यान देना है कि पीआर मैक्सिमम रेड को सोखता है लेकिन फार रेड को भी सोखता है, पीएफआर है वो मैक्सिमम फार रेड को सोखता है लेकिन वो रेड को भी सोखता है। तो दोनों ही पिगमेंट दोनों ही लाइट को सोखते हैं, इसलिए कभी भी 100% कन्वर्जन या इंटर कन्वर्जन कभी भी 100% नहीं हो सकता। आप मैक्सिमम कंडीशन अप्लाई करके 97% पीआर फॉर्म 3% पीएफआर फॉर्म ऐसे इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट देते हैं कि ओनली रेड या ओनली फार रेड ऐसा ट्रीटमेंट दें तो हम एक्टिव फॉर्म मैक्सिमम 80% रेड लाइट देके प्राप्त कर सकते हैं और फार रेड लाइट देने पे एक्टिव तो होता है लेकिन मात्र 3% ही होता है। तो ये जो डाटा है ये हमारे क्वेश्चन में काम आ सकते हैं। देखिए इसके बाद में हम फाइटोक्रोम की स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है वो हम यहाँ से समझ लेते हैं कि एक्चुअल जो फाइटोक्रोम है वो एक डाइमर मॉलिक्यूल होता है, यानी कि फाइटोक्रोम के 2 मॉलिक्यूल एक साथ होते हैं, डाइमर होता है। तो डाइमर का जो वजन होगा वो 250 किलो डाल्टन हो जाएगा, क्योंकि जो मोनोमर है वो 125 किलो डाल्टन का होता है, तो डाइमर डबल हो गया। अब सिंगल जो मॉलिक्यूल है हमारा उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है एपोप्रोटीन जो कि प्रोटीन वाला पार्ट है, और एक होता है जो लाइट को कैप्चर करता है यानी कि क्रोमोफोर। तो फाइटोक्रोम के 2 हिस्से हैं, एक एपोप्रोटीन और दूसरा क्रोमोफोर। एपोप्रोटीन की साइड से सिस्टीन अमीनो एसिड काम में आता है, सिस्टीन अमीनो एसिड लिखा है यहाँ पे, एक खास प्रकार का सिस्टीन अमीनो एसिड है। और दूसरी साइड के अंदर जो क्रोमोफोर होता है वो एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है, जैसे क्लोरोफिल है उसमें तो रिंग होती है, लेकिन यहाँ पे रिंग भी होते हैं, पायरोल रिंग्स होती हैं, 4 पायरोल रिंग होती हैं, ए बी सी और डी। तो टेट्रा पायरोल रिंग्स हैं लेकिन पूरा मॉलिक्यूल सीधा होता है, लीनियर होता है। तो लीनियर टेट्रा पायरोल के रूप में क्रोमोफोर होता है, और इसको हम एक दूसरा नाम फाइटोक्रोमोबिलीन भी बोलते हैं। तो क्रोमोफोर को फाइटोक्रोमोबिलीन भी बोलते हैं। और यहाँ जो रिंग है वो है रिंग नंबर ए। तो क्रोमोफोर का रिंग ए और प्रोटीन का अमीनो एसिड सिस्टीन, इनके बीच में एक बॉन्ड होता है और वो होता है थायो ईथर बॉन्ड। यानी कि जब फाइटोक्रोम का संश्लेषण होता है तो प्रोटीन अलग बनता है, क्रोमोफोर अलग बनता है और दोनों आपस में जुड़ते हैं, और उनके बीच में जो बॉन्ड है वो थायो ईथर बॉन्ड होता है। और एक चीज़ आप यहाँ पे फर्दर और ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि जो क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस जो पाथवे होता है कि जिस पाथवे से क्लोरोफिल का संश्लेषण होता है
उसी पाथवे के अंदर एक कंपाउंड होता है 5 अमीनो लीवोलोनिक एसिड। तो जो 5 अमीनो लेवोलोनिक एसिड होता है उससे क्रोमोफोर बनता है, यानी कि इसका जो बायोसिंथेसिस है वो यहाँ से होता है। तो क्लोरोफिल का संश्लेषण और क्रोमोफोर का संश्लेषण एक ही पाथवे से होता है। हमारा जो मॉलिक्यूल है इंटरमीडिएट कंपाउंड 5 अमीनो लिवोनोलिक एसिड, उससे एक लीनियर टेट्रा पायरोल बनता है जिसमें 4 रिंग होती है। इन 4 में से पहली जो ए रिंग होती है वो काम में आती है प्रोटीन के सिस्टीन के साथ में थायोईथर लिंकेज बढ़ाने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर का मामला। दूसरी बात आती है कि जो हमारा PR फॉर्म होता है ये सिस आइसोमर होता है। जो PFR फॉर्म होती है वो ट्रांस आइसोमर होता है। तो पर्टिकुलर जो डबल बॉन्ड होता है उस डबल बॉन्ड के रोटेशन की वजह से सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनते हैं, और वो रोटेशन एक्चुअल में कार्बन नंबर 15 और कार्बन नंबर 16 जो कि हमारे क्रोमोफोर के होते हैं, है ना। ये क्रोमोफोर का पोजीशन है कि जो लीनियर टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन नंबर 15 और कार्बन नंबर 16 के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उसके रोटेशन की वजह से सिस ट्रांस आइसोफॉर्म्स बनते हैं। सिस को हम PR बोलते हैं, ट्रांस को अपन PFR बोलते हैं, यानी कि जो एक्टिव फॉर्म होती है वो PFR फॉर्म होती है, यानी कि ट्रांस फॉर्म जो है वो एक्टिव फॉर्म होती है। देखिए इसके बाद में हम आगे इसमें ऐड कर लेते हैं कि फाइटोक्रोम का जो संश्लेषण होता है तो पर्टिकुलर जो जीन होते हैं उनसे होता है, और फाइटोक्रोम के जो जीन्स हैं वो आपस में मिलते जुलते एक फैमिली मेंबर, जैसे हीमोग्लोबिन का जीन फैमिली होता है वैसे फाइटोक्रोम का जीन फैमिली होता है। और फैमिली का मतलब ग्रुप से होता है। तो देखो डाइकोट प्लांट्स के अंदर तो फाइटोक्रोम के 5 जीन होते हैं जो ABCDE होते हैं, जबकि मोनोकोट्स के अंदर जो जीन फैमिली है उसमें 3 ही मेंबर होते हैं, कि फाइटोक्रोम ABC बस 3 ही मेंबर होते हैं। एक और क्वेश्चन आपको यहाँ से ये मिल सकता है कि फाइटोक्रोम के 2 फॉर्म होते हैं, एक को अपन टाइप फर्स्ट बोलते हैं और दूसरे को अपन टाइप सेकंड बोलते हैं। तो टाइप फर्स्ट जो फाइटोक्रोम होते हैं उनको फाइटोक्रोम A जीन बनाता है, जबकि जो टाइप सेकंड वाले हैं तो BCDE जो बचे हुए बाकी सारे हैं वो टाइप सेकंड फाइटोक्रोम बनाते हैं। तो प्लांट्स के अंदर फाइटोक्रोम भी 2 प्रकार के होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, और उनके जीन भी अलग अलग हैं। फाइटोक्रोम A जो जीन है वो फर्स्ट बनाता है, B से लेके E वाले हैं वो सेकंड को बनाते हैं। ओके, इसके बाद में हम फाइटोक्रोम के जो रिस्पॉन्स होते हैं उनको 3 प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी कि हम लाइट देके फाइटोक्रोम से जो रिस्पॉन्स लेते हैं वो रिस्पॉन्स पौधों में 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है VLFR, यानी कि हम वेरी लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। देखो हम जो पौधे को लाइट दे रहे हैं उस लाइट की जो तीव्रता होती है उसके आधार पे शब्द होता है। तो वेरी लो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि जो लाइट गिरती है उसको अपन फ्लुएंस बोलते हैं, और फ्लुएंस की रफ्तार होती है 0.0001 माइक्रोमोल पर मीटर स्क्वायर। तो बहुत ही कम लाइट के अंदर जो रिस्पॉन्स आते हैं वो VLFR होते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि जो VLR कैटेगरी के रिस्पॉन्स होते हैं उनको हम जो दूसरी लाइट यानी कि जो फार रेड लाइट है उससे उनका असर 0 कर सकते हैं, यानी कि उनको हम रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, यानी कि रेड लाइट से जो रिस्पॉन्स आया उसको हम फार रेड से उल्टा कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकेसिटी को ये फॉलो करते हैं। ओके, दूसरे रिस्पॉन्स में लाइट थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो इनको बोलते हैं अपन लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो अमाउंट क्या है, लगभग 1 माइक्रोमोल पर मीटर स्क्वायर फ्लुएंस की रेट होती है। ये वाले रिस्पॉन्स भी रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि फार रेड लाइट से ये रिवर्ट हो सकते हैं। लेकिन तीसरी जो कैटेगरी है उसको अपन बोलते हैं हाई इरेडिएशन रिस्पॉन्स। तो फ्लुएंस नहीं होता है, इरेडियंस होता है, यानी कि जो
बहुत तेज़ रोशनी और वो भी लगातार। ओनली फ्लुएंस की बात करते हैं तो कम समय के लिए होता है। इरेडिएशन बोलते हैं तो लगातार तेज़ रोशनी के लिए होता है। तो ऐसे रिस्पॉन्स जो लगातार तेज़ रोशनी देने पे आते हैं उनको अपन HIR बोलते हैं। और ये कभी भी फार रेड लाइट से रिस्पॉन्स रिवर्ट नहीं हो सकते, यानी कि रेसिप्रोसिटी को ये फॉलो नहीं करते। तो फाइटोक्रोम को कितनी लाइट देने पे कैसे रिस्पॉन्स आते हैं, कौन से फाइटोक्रोम किस प्रकार के रिस्पॉन्स देते हैं, तो 3 लेवल हैं, वेरी लो फ्रीक्वेंसी वाले, लो फ्रीक्वेंसी वाले और हाई इरेडियंस वाले। तो दो जो स्टार्टिंग के हैं वो फार रेड से उल्टे हो जाते हैं, लेकिन जो HIR है वो फार रेड लाइट ट्रीटमेंट से हम उसका जो इम्पैक्ट है उसको नलिफाई नहीं कर सकते, उसको नेगलेक्ट हम नहीं कर सकते।